नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक आप प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का कुछ हिस्सा देख चुके हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो तक हमने ब्रिटिश का भारत में अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देख लिया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। आपसे पूछा है कि जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। मुदालियर आयोग की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की, कोठारी आयोग की या सर्जेंट आयोग की। तो इसका जो गठन है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। और बताइए कि इनके जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया था, ठीक है। देखिए, ये जो इसका गठन है ये किसकी सिफारिश पर हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। और 1956 में इसको क्या मिल गया था, सांविधिक दर्जा मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। तो ये आपको पता होगा कि जो हंटर आयोग था, इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग किस स्तर की शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो जो ये हंटर आयोग था, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। इनकी शिक्षा पर इसने सबसे अधिक बल दिया। देखिए, 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है। देखिए, पहले तो हंटर ये किसकी अध्यक्षता में बना था, वुड डिस्पैच के पश्चात, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, W. हंटर की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। और ये किनके लिए, प्राथमिक और माध्यमिक के लिए बना तो था, लेकिन इनका जो मेन फोकस था ये किस पे था, प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। लाल मोहन घोष ने, मदन मोहन मालवीय ने, आनंद चार्लू ने या बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, 1857 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी, तो ये आपकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। जो 1881 में आपके केसरी अखबार की स्थापना हुई थी, ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया जाता था, ठीक। देखिए, केसरी अखबार की स्थापना कब हुई थी, 1881 में हुई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और यह समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था, ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, ठीक है। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नाम का समाचार पत्र निकलता था, जिसको कौन निकाल रहा था, बाल गंगाधर तिलक निकाल रहे थे, ठीक। और ये किस में निकल रहा था, अंग्रेजी भाषा में ही निकल रहा था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक दो जगहों से दो अखबार निकाल रहे थे। केसरी अखबार निकाल रहे थे मराठी भाषा में, और बम्बई से मराठा अखबार निकाल रहे थे अंग्रेजी भाषा में, ठीक। देखिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे। जो स्वतंत्र आपका समाचार पत्र था, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो इसके संस्थापक थे आपके मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू के पिता और इंदिरा गांधी जी के नाना। देखिए, स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन वर्ष 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक है, ठीक है। तो जो स्वतंत्र आपकी पत्र पत्रिका थी ये निकाल रहे थे मोतीलाल नेहरू, और इसका संपादन किस भाषा में किया जा रहा था? अंग्रेजी भाषा में। और वर्ष क्या था संपादन का? 1919। नेक्स्ट है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? ठीक है, आपसे पूछा है ये जो वंदे मातरम पत्रिका निकल रही थी इसकी स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामानंद चटर्जी ने, अरविंद घोष ने, या विपिन चंद्र पाल ने? तो ये जो वंदे मातरम पत्रिका है ये इसकी स्थापना की थी अरविंद घोष ने। देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन अरविंद घोष ने प्रारंभ किया था। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए, ये जो समाचार पत्र निकल रहा था वंदे मातरम नाम से, इसका प्रकाशन अरविंद घोष ने किया था, और ये याद रखिएगा कि ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? बहुत फेमस लाइन है और सबको पता होगी। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या रामकृष्ण परमहंस? तो ये जो वेदों की ओर चलो ये आपका कहा था दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है, वेदों की ओर चलो। देखिए, नेक्स्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई या मुंबई में की थी। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। देखिए, इससे आपके 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो यही है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1824 को। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, या इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? मूल शंकर। ठीक है, और इनकी जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो क्या है? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1875 में। ठीक है, कहाँ पर की थी? मुंबई में। और इनकी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्या इन्होंने कब की थी आर्य समाज की स्थापना? कहां पर की थी? बॉम्बे में की थी। ठीक है, बॉम्बे का अब नाम क्या है? बॉम्बे का जो प्रेजेंट नाम है वो है मुंबई। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहां पर की थी? मुंबई में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है, 1875 में। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, एक ही आपका अगर एक एक्सप्लेनेशन आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर तो अब सारे ही सही बताएंगे। ठीक है, सबको पता चल गया होगा क्या कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? देखिए, आपको चार पेयर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से 3 सही हैं, जो एक गलत वाला है वो आपको बताना है। देखिए, बहुत बार आपका क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है क्योंकि आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। ठीक है, आप क्या पूछ रहा है ये एक बार ध्यान से देखा कर। देखिए, इसमें पूछ रहा है मेल नहीं खाते। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया मेल खाते तो आपका ये क्वेश्चन आता हुआ गलत हो सकता है। देखिए, पुराने पत्रों का एक समूह, ये किसका है? ये है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ये आपका सही है। आपका सी पॉइंट है,
अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये है आपकी विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, शेक्सपियर की, ये भी आपकी सही है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, ये कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी आपका जो है समय का संक्षिप्त इतिहास, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का नहीं है, ठीक है। तो अगर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का नहीं है तो ये किसका है, तो ये है स्टीफन हॉकिंस का, ठीक है। ये जो समय का संक्षिप्त इतिहास है, ठीक है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसकी है, ये है स्टीफन हॉकिंस की। देखिए ये ऊपर आप 3 पेयर ऑलरेडी देख चुके हैं। पुराने पत्रों का एक समूह है जवाहरलाल नेहरू का। समय का जो संक्षिप्त इतिहास है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का ना होके है विलियम हॉकिंस का। अ मिडसमर नाइट ड्रीम है विलियम शेक्सपियर की, और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान है कार्ल मार्क्स की, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे पूछे जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए इसमें दो तो आई होप सबको पता होंगे, दो तो आप सभी एलिमिनेट कर लेंगे कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको ये पता होगा कि जो रामकृष्ण, जो स्वामी रामकृष्ण थे, ये क्या थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। तो इससे भी आप एक कैलकुलेटिव गेस कर लेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में क्या किया होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की होगी, ठीक है। तो ये जो आपका रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1897 में, और स्थापना की किसने थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक। चलिए आपसे पूछा जाता है क्या कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, बहुत फेमस है। देखिए 12 जनवरी को हम डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो युवाओं के लिए जो थॉट्स दिए अपने, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन उसी कम उम्र में इन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी जो लोगों के लिए 100 साल जीने के बाद भी करना मुश्किल, लगभग असंभव है, ठीक है। देखिए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाम बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, होना भी चाहिए। चलिए देखिए, तो इनके बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, ठीक है। आपको ऊपर बता दिया गया है कि रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, ये शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, चेन्नई में, बेलूर मठ में या कुंभकोणम में। तो ये जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है ये आपका वेल्लूर मठ में या बेलूर मठ में स्थित है, ठीक है। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में की, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के वेल्लूर या बेलूर में स्थित है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपके ब्रैकेट में देखिए ये लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। यानी कि ये कोई ऐसा ही संगठन नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक ऑफिशियल चीज़ है, ठीक है। ऑफिशियल आपका ये जो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या था, ऑफिशियल इंस्टीट्यूट था, ठीक है। तो और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हावड़ा के वेल्लूर में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने किसको अवैध घोषित किया? देखिए आपसे पूछ रहा है कि 1795 और 1804 के जो बंगाल विनियमन थे, अधिनियम थे, उनके द्वारा किस चीज़ को अवैध घोषित कर दिया गया था? सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध, बाल विवाह को अवैध। तो इसमें क्या किया गया था? इस विनियमन द्वारा क्या किया गया था? कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये एक सही स्टेप था। ये कब किया गया था? ये जो बंगाल विनिमय अधिनियम है ये कब था? 1795 और 1804 में। और इसके द्वारा स्टेप क्या लिया गया था? जो कन्या हत्या है उसको बैन कर दिया गया था। देखिए कन्या शिशुवध की प्रथा मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन शोर के समय 1795 ईस्वी के बंगाल विनियमन 21 तथा वेलेजली के समय 1804 ईस्वी के बंगाल विनियमन 4 के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। देखिए क्या होता था, पहले के जो राजा महाराजा टाइप वाली जो चीज़ें होती थी वहाँ पर ये माना जाता था कि अगर कन्या होगी तो वो आपका जो उत्तराधिकार है उसको नहीं संभाल सकती, इसलिए पुत्र को प्राथमिकता दी जाती थी और कन्याओं का जो गर्ल चाइल्ड्स होती थी उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रथा को समाप्त किया गया था। और इस आपसे ये पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था जॉन शोर। ठीक है, आपसे डेट पूछ ली जाती है, आपसे सन पूछा जाता है, तो सन था इसका 1795 और 1804। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? देखिए एक अधिनियम आपका पारित किया गया, ठीक है, इसमें क्या डिसाइड किया गया कि जो 12 वर्ष से कम की लड़कियां हैं, कि जो बालिकाएं हैं, उनका विवाह नहीं हो सकता। जब लड़की 12 साल की या उससे ज़्यादा की हो जाएगी तभी उसका विवाह हो पाएगा। ठीक है, और ये चीज़ किसके प्रयासों से हो पाई थी? बीएम मालाबारी के प्रयासों द्वारा। ठीक है, और कब हो पाई थी? 1891 में। देखिए 1891 में ब्रिटिश सरकार ने बीएम मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था इसका किस भारतीय ने विरोध किया था, किस भारतीय नेता ने विरोध किया था? तो ये जो आपके तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि इनको ये लगता था ये जो आप हमारा जो भारतीय सिस्टम चल रहा है, जो आपका हिंदू संस्कृति चल रही है, ये इसमें एक बाधा के रूप में सामने आएगा। ठीक है, इसकी जो डेट है, इसका जो ईयर है वो याद रखिएगा, 1891 में। और किसके सहयोग से? बीएम मालाबारी के सहयोग से। ठीक है, और एज कितनी कर दी गई थी? जो मिनिमम एज है शादी की लड़कियों के लिए वो कर दी गई थी 12 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? होपफुली सबको पता होगा। ब्रह्म समाज बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आपने हिस्ट्री के वन लाइनर पढ़े होंगे वहां पे क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। देखिए 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। देखिए जिस समय राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी उस समय इसका नाम ब्रह्म सभा था 1828 में, और आगे चलकर इसका नाम क्या हो गया? आगे चलकर इसका नाम हो गया था ब्रह्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, एक
था आपका बनाया गया था मुक्त भारत समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर या अरुणा आसफ अली। तो ये जो आपका मुक्त भारत समाज था, इसकी स्थापना की थी वीर सावरकर ने। ठीक है सॉरी। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतालवी राष्ट्रवादी यूसेप मैजिनी के विचारों के आधार पर की थी। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना की थी। देखिए, जो आपकी फ्री इंडिया सोसाइटी या मुक्त भारत समाज था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और किससे इंस्पायर होकर इन्होंने, सावरकर ने इसकी स्थापना की थी? तो मैजिनी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? जिस समय वीर सावरकर लंदन में रह रहे थे, इन्होंने तब इसकी स्थापना की थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करने का। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। आगे आपके ऑप्शन दिए हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, के श्रीधरालू नायडू या ज्योतिबा राव फुले। देखिए, ऊपर आप कुछ चीज़ें तो देख ही चुके हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना भी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है, किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी आप देख चुके हैं, किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। देखिए, आपको सारे ऑप्शन आने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, इसमें मैचिंग दी गई है। अगर आपको 2 भी आ जाएंगे तो आपका आंसर टिक हो जाएगा। देखिए, एक बार फिर से रिपीट हो गया है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, या सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। देखिए, आपको लग रहा होगा कि बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा बार फैक्ट्स को देख लेंगे या सुन लेंगे, आपको ये उतने ज़्यादा सॉलिड तरीके से याद हो जाएंगे और आप इसको बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसीलिए रिवीजन किया जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? आपसे पूछा है कौन सा प्रमुख व्यवसाय, ठीक है, आपसे क्या पूछा है? व्यवसाय नहीं था पूछा है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। कौन सा व्यापार उस समय व्यवसाय नहीं होगा? कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण या पर्यटन। देखिए, कृषि तो होगा ही, ठीक है, हस्तशिल्प उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनती होंगी, ठीक है, निर्माण किसी ना किसी चीज़ का निर्माण तो हो ही रहा होगा ना भाई, घर और महल ये सब चीज़ें तो बनी रही थी ना। लेकिन पर्यटन भी हो रहा था, लेकिन पर्यटन को एक व्यवसाय की तरह नहीं देखा जा रहा था। लोग अपने पर्सनल प्लेजर के लिए, अपने जो उनका निजी सुख था उसके लिए पर्यटन, उसके लिए घूमते फिरते थे। ठीक है, तब तक टूरिज्म जो आपकी इंडस्ट्री है ये डेवलप नहीं हुई थी। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांवों में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। ठीक है, इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है। बस क्या है कि जो ब्रिटिश शासन था, इनके स्थापित होने के बाद भारत में जो फैक्ट्रीज वगैरह थी ये लगने लगी थी, और ये कच्चे माल को फैक्ट्री में ले जाकर उससे जो प्रोडक्ट है वो बाहर लाते थे, जिससे क्या हो गया, जो भारत में स्थापित कुटीर उद्योग थे या हथकरघा उद्योग थे, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा और आपका जो नेक्स्ट यूनिट रहेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो वही है। देखिए,
कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित, ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से 3 लोग अर्थशास्त्री हैं, कोई एक अर्थशास्त्री नहीं है। आप बताइए कि वो कौन एक नहीं है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, VKR राव, RC देसाई या प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ठीक है। देखिए, दादा भाई नौरोजी आपके अर्थशास्त्री थे। ठीक है, VKR राव भी आपके अर्थशास्त्री थे, RC देसाई भी आपके अर्थशास्त्री थे। लेकिन ये जो PC महालनोबिस हैं, ये आपके अर्थशास्त्री नहीं थे। ये क्या थे? ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जो स्टैटिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, और अगर आपने 5 इयर्स प्लान के बारे में सुना है, ऑब्वियसली सुना ही होगा, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो जिस मॉडल पर था, उस मॉडल का नाम ही क्या है? महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो जो आपका 5 ईयर, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसका जो मॉडल है वो इन्हीं ने डिसाइड किया था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दादा भाई नौरोजी, VKR राव तथा RC देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये जो तीनों लोग थे, ये आपके कौन थे? ये अर्थशास्त्री थे। लेकिन जो आपके PC महालनोबिस थे, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, ये क्या थे? ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। और जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसका जो मॉडल है वो इन्हीं ने तैयार किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सीरीज़ को कंप्लीट ज़रूर करिएगा। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप GS में 95% क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।